एक भटका हुआ पेंगुइन छोटे से शहर में दिखाई देता है। वह इधर उधर भागता फिरता है, बिल्कुल अकेला और बेसहारा। बस सड़कों पर बिना किसी मंजिल के भटकता रहता है। उसी समय अकेले रहने वाला एक लड़का नींद से जागता है और हमेशा की तरह अपनी एक सी उबाऊ जिंदगी शुरू करता है। मुंह हाथ धोने के बाद वह अपना सबसे पसंदीदा रेडियो चालू करता है और खिड़की के पास चढ़कर नाश्ता करने ही वाला होता है कि नीचे से दरवाजे की घंटी बजती है। वह दरवाजा खोलता है, लेकिन बाहर कोई इंसान नहीं होता। बस एक भोला सा छोटा पेंगुइन दरवाजे पर खड़ा होता है। अपने शक की पुष्टि करने के लिए लड़का दरवाजा बंद कर सीढ़ियों पर बैठ जाता है और ध्यान से देखने लगता है। थोड़ी ही देर में वह देखता है कि सचमुच वही छोटा पेंगुइन घंटी बजा रहा था। लड़का समझ जाता है कि यह एक झंझट बन सकती है, लेकिन वह किसी जरूरतमंद को मना भी नहीं कर पाता। साथ ही वह यह जानने के लिए भी उत्सुक होता है कि पेंगुइन यहाँ आया कैसे। आखिरकार वह दरवाजा खोलता है और पेंगुइन को अंदर आने देता है। यह बिन बुलाया मेहमान रेडियो में बहुत दिलचस्पी दिखाने लगता है, लेकिन वह रेडियो लड़के की सबसे प्यारी चीज होता है। डर के मारे लड़का तुरंत रेडियो उठाकर रसोई में ले जाता है और उसे फ्रिज के ऊपर रख देता है। लेकिन पेंगुइन भी उसकी नकल करता है। कुर्सी पर चढ़कर रेडियो उतारने की कोशिश करता है और गलती से रेडियो नीचे गिर जाता है। रेडियो टूट जाता है और यह देखकर लड़के का दिल टूट जाता है। उसी पल लड़का उस पेंगुइन से चिढ़ने लगता है और बस चाहता है कि इस मुसीबत को जल्दी से कहीं भेज दे। वे दोनों बस स्टॉप पर जाकर गाड़ी का इंतजार करते हैं। पेंगुइन धीरे धीरे उसके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का उससे दूर बैठना चाहता है। वे बस से शहर के लॉस्ट एंड फाउंड कार्यालय पहुंचते हैं। अंदर इतनी भीड़ होती है कि लाइन लगानी पड़ती है। पता चलता है कि बहुत से लोग अपनी कीमती चीजें खो चुके हैं। जब आखिरकार उनकी बारी आती है तो लड़का पेंगुइन को कर्मचारी के सामने करता है और उससे उसके मालिक को ढूंढने की उम्मीद करता है। लेकिन रजिस्टर देखने के बाद कर्मचारी साफ कह देता है कि किसी ने भी पेंगुइन खोने की रिपोर्ट नहीं की है। यह सुनकर लड़का बहुत मायूस हो जाता है। वापसी में वे एक पालतू जानवरों की दुकान के पास से गुजरते हैं। पेंगुइन अंदर के जानवरों को देखकर रुक जाता है। तभी लड़के के दिमाग में एक विचार आता है। वह पेंगुइन को डिब्बे में रखकर दुकान के बाहर छोड़ देता है, घंटी बजाता है और तुरंत वहां से भाग जाता है। जब इंसान किसी ऐसी स्थिति से भागना चाहता है जिसका सामना वह नहीं करना चाहता, तो आसान रास्ता चुनना समझ में आता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते। लड़के का मन नहीं मानता और वह वापस लौट आता है। पेंगुइन उसे देखते ही खुशी खुशी उसके पीछे चल पड़ता है। जैसे जैसे रात होती जाती है, लड़का समझने लगता है कि पेंगुइन को घर पहुंचाना उसकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल है। वह आगे आगे चलता रहता है और यह नहीं देख पाता कि पेंगुइन एक सेल्फ फोटो मशीन की ओर खिंच गया है। उसी समय एक आदमी का एक सिक्का गिर जाता है। पेंगुइन सिक्का उठाकर मशीन के अंदर चला जाता है और लगातार फोटो खिंचवाने लगता है। उसकी बेफिक्री देखकर लड़का गुस्से से भर जाता है और उसे उठाकर बाहर ले आता है। लड़का समझ जाता है कि ऐसे समय बर्बाद करना ठीक नहीं। वह सोचता है कि पेंगुइन को घर भेजने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि वह आया कहां से है। इसलिए वे दोनों लाइब्रेरी जाते हैं। किताबों में लड़का पढ़ता है कि पेंगुइन दक्षिणी ध्रुव में रहते हैं। तभी उसके दिमाग में एक बढ़िया योजना आती है। वह पेंगुइन को बंदरगाह ले जाता है ताकि अंटार्कटिका जाने वाला जहाज उसे घर पहुंचा सके। लेकिन कप्तान उसकी आवाज नहीं सुन पाता और यह शानदार योजना असफल हो जाती है। शायद इस विशाल दुनिया में छोटी आवाजें अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। जब कोई और मदद नहीं करता तो लड़का खुद यह जिम्मेदारी उठाने का फैसला करता है। वह घर जाकर औजारों से एक छोटी नाव बनाता है और तय करता है कि खुद पेंगुइन को दक्षिणी ध्रुव तक ले जाएगा। वह खाने पीने का सामान सूटकेस में रखता है। पेंगुइन भी अपना एक सूटकेस लाता है, लेकिन उसमें क्या है कोई नहीं जानता। वे दोनों सूटकेस नाव पर रखते हैं। लड़का बहुत कुछ सोचता है, लेकिन कभी यह नहीं सोचता कि पेंगुइन उसकी जिंदगी में आया ही क्यों। अगले दिन वे पहियों की मदद से नाव को बंदरगाह तक ले जाते हैं। एक अनजान सफर शुरू होने वाला होता है। लड़का बिना हिचकिचाए निकल पड़ता है और जैसे जैसे चप्पू चलते हैं, शहर पीछे छूटता जाता है। खाने का समय होता है। लड़का अपना खाना निकालकर खाने लगता है। भूखा पेंगुइन भी अपना सूटकेस खोलता है, लेकिन उसमें खाना नहीं होता। खुशकिस्मती से वे समुद्र में होते हैं, इसलिए वह मछली पकड़ सकता है। वह 2 छोटी मछलियां लाकर नाव पर रखता है और एक लड़के को देना चाहता है, लेकिन लड़का उसका प्रस्ताव ठुकरा देता है और चुपचाप नाव चलाता रहता है। बस जल्दी से उसे घर पहुंचाना चाहता है। अचानक समुद्र में बहुत सी पीली रबर की बतखें दिखाई देती हैं। यह एक सच्ची घटना थी। 1992 में चीन से निकले एक जहाज से 30,000 से ज्यादा पीली बतखें समुद्र में गिर गई थीं। हैरानी की बात यह थी कि उनमें से हजारों बतखें 15 साल बाद ब्रिटेन के तट तक पहुंच गईं और कलेक्शन कीमती बन गईं। लड़का अपना रबर बतख समुद्र में छोड़ देता है ताकि वह अपने साथियों के साथ रह सके। हालांकि वह खुद अकेला रहता है, लेकिन फिर भी वह चाहता था कि उसके आसपास के लोग खुश रहें। छोटे पीले बतख से विदा लेने के बाद वे आगे की यात्रा पर निकल पड़े। अक्सर ऐसा होता है कि जब सब कुछ ठीक लगता है तभी कुछ गलत होने वाला होता है। अचानक बिना किसी चेतावनी के एक भयानक तूफान आ गया। वे दोनों सिर्फ एक छाते के नीचे छिप सके, लेकिन तूफान के सामने छाता बहुत ही कमजोर साबित हुआ। इसलिए छोटे पेंगुइन को मजबूरी में छाता समेटना पड़ा। लड़का पूरी ताकत से नाव खेने लगा ताकि वहां से निकल सके, लेकिन उफनती समुद्री लहरों के सामने छोटी सी लकड़ी की नाव बहुत ही बेबस लग रही थी। रास्ता देखने वाला नक्शा भी हवा में उड़कर समुद्र में गिर गया। अब लड़का पूरी तरह निराश हो गया और कांपता हुआ डेक के अंदर छिप गया।
इसी दौरान छोटे पेंगुइन का सूटकेस लहरों में बहकर समुद्र में चला गया। उसे बचाने के लिए पेंगुइन बिना सोचे कूदने ही वाला था कि लड़के ने तुरंत उसे खींच लिया, लेकिन खुद वह संतुलन खो बैठा और समुद्र में गिर गया। लड़के को पानी में गिरता देख पेंगुइन तुरंत रस्सी लेकर उसे बचाने कूद पड़ा। जब लड़का होश खोने ही वाला था, तभी उसके हाथ पेंगुइन द्वारा लाई गई रस्सी पर पड़े। उसे पकड़कर वह किसी तरह वापस नाव पर चढ़ आया, लेकिन नाव पर पेंगुइन दिखाई नहीं दिया। घबराकर उसने रस्सी खींची तो पता चला कि रस्सी पेंगुइन की गर्दन में फंस गई थी और वह बेहोश हो गया था। लड़के के लगातार हिलाने पर पेंगुइन को होश आया। मौत को करीब से देखने के बाद लड़के का मन साफ हो गया। वे दोनों पूरी ताकत से चप्पू चलाने लगे ताकि वहां से निकल सकें, लेकिन प्रकृति की ताकत उनकी सोच से कहीं ज्यादा थी। आखिरकार एक विशाल लहर आई और उन्हें पूरी तरह डुबो दिया। जब समुद्र शांत हुआ तो वे दोनों उलटी हुई नाव पर बेहोश पड़े थे। तभी पानी से एक लंबा सा स्पर्शक बाहर निकला। फिर धीरे धीरे कई स्पर्शकों ने उन्हें घेर लिया। उनके सामने एक विशाल ऑक्टोपस पानी से बाहर आया। जब मुझे लगा कि अब उनके साथ कुछ बुरा होगा, तो ऑक्टोपस की डरावनी आंखें अचानक मासूम हो गईं। उसने अपने स्पर्शकों से पानी में गिरा हुआ सूटकेस उठाया और बड़ी नरमी से बेहोश पड़े दोनों को संभाला। फिर उसने उलटी हुई नाव को सीधा किया और उन्हें वह उनका सामान धीरे से नाव में रख दिया। पूरे समय वह बहुत सावधानी से पेश आया, जैसे कोई मां सोते हुए बच्चे को जगाना नहीं चाहती। उनके बेहोश रहते हुए उसने सब कुछ ठीक कर दिया। नाव को दूर धकेलते वक्त उसने उनसे हाथ हिलाकर विदा भी ली। जब लड़का हिलने डुलने से जागा तो ऑक्टोपस पहले ही पानी में डूब चुका था, मानो वह कभी आया ही न हो। अगले दिन वे छोटे पेंगुइन की मातृभूमि अंटार्कटिका पहुंच गए। लड़के ने आखिरकार अपना काम पूरा कर लिया, लेकिन अपने चारों ओर इतनी सारी अपनी ही जाति को देखकर भी छोटा पेंगुइन खुश नहीं था। अब जब वह पेंगुइन अपने घर लौट चुका था तो विदा लेने का समय आ गया था। लड़के ने आखिरी बार अलविदा कहने के लिए हाथ बढ़ाया। सब कुछ न समझ पाने वाला पेंगुइन मासूमियत से उसका हाथ थाम लेता है, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि लड़का जाने की तैयारी कर रहा है, वह अचानक समझ गया और उसके पीछे दौड़ पड़ा। लड़के के दिल में भी कुछ न कुछ कसक थी, लेकिन उसे लगा कि पेंगुइन यहीं ज्यादा खुश रहेगा, इसलिए उसने वह छाता जो उन्हें आंधी तूफान से बचाता रहा था पेंगुइन को दे दिया। छाता थामते ही लड़का वापस नाव पर चढ़ गया, हाथ हिलाकर विदा ली और चप्पू चलाते हुए दूर चला गया। पेंगुइन किनारे खड़ा बस उसे जाता हुआ देखता रहा। उसकी आंखों में अलग होने का दर्द साफ था। तभी उन्हें एहसास हुआ कि जिंदगी में आए किसी अपने से विदा लेना कितना मुश्किल होता है, खासकर तब जब आप इसके लिए तैयार भी ना हो और सब कुछ अचानक हो जाए। जुदाई हमेशा दर्द देती है और एक अनाड़ी इंसान के लिए तो और भी ज्यादा। अक्सर लोग खोने के बाद ही किसी की कीमत समझ पाते हैं। तभी लड़के की नजर पानी की सतह पर पड़े उस सूटकेस पर पड़ी जो पेंगुइन का था। उसे बाहर निकालने के बाद वह उसे पकड़कर उदास हो गया। फिर उसने सूटकेस खोला तो देखा कि जिस चीज को पेंगुइन इतनी सावधानी से बचाकर रखता था वह बस एक फोटो थी, वही फोटो जो उसने फोटो बूथ में खिंचवाई थी। उस दिन लड़का जल्दी में उसे खींचकर ले जाना चाहता था, लेकिन एंगल ऐसा बन गया कि तस्वीर एक वार्म हग जैसी लग रही थी। इसीलिए पेंगुइन उस तस्वीर को इतना संभाल कर रखता था। उसी पल लड़के को समझ आया कि शायद पेंगुइन रास्ता नहीं भूला था, वह बस बहुत अकेला था, ठीक उसी तरह जैसे वह खुद हमेशा अकेला रहा था। दोनों ही बस किसी का साथ चाहते थे। यह समझते ही लड़का तुरंत वापस मुड़कर नाव चलाने लगा। उधर पेंगुइन भी उसके पास लौटना चाहता था, लेकिन बीच में आई एक विशाल बर्फीली चट्टान उन्हें अलग कर गई। वे दोनों बस एक दूसरे को चूक गए। लड़का किनारे पहुंचा और बेचैनी से पेंगुइनों की भीड़ में उसे ढूंढने लगा, लेकिन उसे वह पेंगुइन कहीं नहीं मिला जो हाथ में छाता लिए उससे अलग होना नहीं चाहता था। यह दृश्य मुझे द लिटिल प्रिंस और उसकी गुलाब की याद दिलाता है। भले ही आसपास हजारों एक जैसे पेंगुइन हो, लेकिन उस लड़के के लिए वही पेंगुइन उसकी एकमात्र गुलाब था। दुर्भाग्य से वह उसे ढूंढ नहीं पाया। आखिरकार भरे मन से वह नाव में बैठकर चला गया, यह सोचकर कि शायद अब वह उसे कभी नहीं देख पाएगा। उसकी आंखें भर आने लगीं। तभी आसमान में समुद्री पक्षियों की आवाज गूंजी। वह उनकी उड़ान की दिशा में देखता है और हैरान रह जाता है। वहां वह पेंगुइन भी था जो उसे ढूंढ रहा था। उसके उदास चेहरे पर आखिरकार मुस्कान लौट आई। वे दोनों पूरी ताकत से एक दूसरे की ओर बढ़े और अंत में मजबूती से गले लग गए। दो अकेली आत्माएं इस यात्रा में अपना सहारा पा चुकी थीं और कहानी एक सुंदर अंत तक पहुंच गई। फार अवे एक एनिमेशन फिल्म है जिसमें कोई बातचीत नहीं है, फिर भी एनिमेशन और कैमरा मूवमेंट के जरिए अकेलेपन का एहसास बहुत साफ तरीके से दिखाया गया है।